Common property resources. Land, according to its ownership, can broadly be classified into two broad heads. अब लैंड जिस तरीके की उसकी ओनरशिप होती है उसके हिसाब से हम उसको दो बड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइवेट लैंड और एक है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। While the former is owned by an individual or a group of individuals, the latter is owned by the state meant for the use of the community. जो प्राइवेट लैंड होती है वो ज्यादातर या तो किसी इंडिविजुअल की होती है या एक इंडिविजुअल्स के ग्रुप की होती है, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं ये स्टेट के द्वारा ओन करी जाती है। इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल जो है वो समुदाय के लिए किया जाएगा। CPRs provide fodder for the livestock and fuel for the households along with other minor forest products like fruits, nuts, fiber, medicinal plants, etc. ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं ये एक तरह से चारा प्रोवाइड करते हैं जो भी आपके जानवर होते हैं उनके लिए, ईंधन उन घरों के लिए, या फिर छोटे छोटे जो और माइनर प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, फाइबर है, मेडिसिनल प्लांट्स है, इन सबको प्रोवाइड करते हैं। In rural areas, such land is of particular relevance for the livelihood of the landless and the marginal farmers and other weaker sections, since many of them depend on the income from their livestock due to the fact that they have limited access to land. खास तौर से गांव के इलाकों में इस तरह की जमीन जो है वो बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि ये जो है एक तरह से जीविका है, साधन है उनके, उन लोगों के लिए जो जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं हैं, जो बहुत ही मार्जिनल फार्मर्स हैं, हाशिए पर हैं, जो बहुत ही वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं उस इनकम पे जो उनके लाइफ स्टॉक से मिलती है, और इनकी जो पहुंच है लैंड तक वो काफ़ी सीमित है। CPR also are important for women as most of the fodder and the fuel collection is done by them in rural areas. CPR खास तौर से बहुत ज्यादा महत्व रखता है लेडीज के लिए, क्योंकि ज्यादातर चारा है या जो ईंधन है उसका काम कलेक्ट करने का यही करती हैं गांव के इलाकों में। They have to devote long hours in collecting fuel and fodder from the degraded area of CPR. उनको कई घंटे वहां बिताने पड़ते हैं तब जाके वो ईंधन या चारा इकट्ठा कर पाती हैं। जिस तरीके से जो CPR का एरिया है वो दिन पर दिन उसका स्तर कम होता जा रहा है। CPRs can be defined as communities' natural resource which every member has the right to access and usage with specified obligations without anybody having property rights over them. CPR यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, इनको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी के नेचुरल रिसोर्स हैं जिस पर हर मेंबर का अधिकार है, उसकी पहुंच है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है हम कुछ लिमिटेशंस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर किसी की भी कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है। Community forest, pasture lands, village water bodies and other public spaces where a group larger than the household or family unit exercise rights of use and carries responsibility of management are examples of CPRs. अब कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गए, पैस्चर लैंड हो गए, विलेज वाटर बॉडीज हो गई, या और जो पब्लिक स्पेसेस हैं जहां पर एक ग्रुप जो कि एक परिवार या हाउस होल्ड से बड़ा होता है वो उनका इस्तेमाल करता है, अपनी जिम्मेदारियां जो है उसके मैनेजमेंट की निर्वाह करता है, तो यही सब जो है CPR के अंडर आते हैं। Agricultural land use in India. Land resource is more crucial to the livelihood of the people depending on the agriculture. लैंड रिसोर्स सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है? वो लोग जो पूरी तरीके से खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी अनलाइक सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। खेती बाड़ी पूरी तरह से एक जमीन बेस्ड एक्टिविटी है, यानी कि आप सेकेंडरी और टर्शरी जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें इतना ज्यादा नहीं होता जितना खेती बाड़ी के लिए जमीन चाहिए। In other words, contribution of land in agriculture output is more as compared to its contribution in the output in the other sectors. जो कंट्रीब्यूशन लैंड का है एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए वो कहीं ज्यादा है अगर उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए जो आउटपुट देता है और सेक्टर्स उनके मुकाबले। Thus, the lack of access to land is directly correlated with the incidence of poverty in rural areas. तो अगर जमीन तक ही आपकी पहुंच नहीं हो पा रही है, उसमें कमी है, तो इसका सीधा जो असर पड़ता है वो किस पे पड़ता है? जो गांव में गरीबी है उससे। Equality of land has a direct bearing on the productivity of agriculture, which is not true for other activities. अगर जमीन का जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी तो उससे बहुत ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? जो पैदावार होती है खेती बाड़ी में उसके लिए, और ये बाकी और दो एक्टिविटीज के लिए लागू नहीं होता। In rural areas, aside from its value as a productive factor, land ownership has a social value and serves as a security for credit, natural hazards,
or life contingencies and also add to the social status. रूरल एरियाज में अगर एक तरफ हम ये कह दें कि एक प्रोडक्टिव फैक्टर की ही वैल्यू रखता है, उसके अलावा भी जो लैंड ओनरशिप होती है उसकी एक सामाजिक वैल्यू भी है, वो एक सिक्योरिटी के तौर पे काम करता है, क्रेडिट्स के लिए, नेचुरल हैजर्ड्स के लिए, लाइफ कंटिजेंसीज के लिए, या फिर एक सामाजिक जो स्टेटस होता है उसके लिए भी गांव में ये जो वैल्यू जमीन बहुत वैल्यू रखता है. An estimation of the total stock of agricultural land resources, that is total cultivable land, can be arrived at by adding up the net sown area, all fallow lands and cultivable wasteland. It may be observed that from table 5.1 that over the years there has been a marginal decline in the available total stock of cultivable land as a percentage to the total reporting area. जो एक एस्टिमेशन हुआ है टोटल स्टॉक का, जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्सेज हैं जिसमें आपकी पूरी कल्टिवेबल लैंड शामिल है, इसको हम कैसे कह सकते हैं, कल्टिवेबल लैंड में नेट सोन एरिया है, सारे फैलो लैंड्स हैं और कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये सब शामिल है. तो अगर हम टेबल 5.1 देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि इधर कुछ सालों में एक बहुत ही मार्जिनल तौर पे कमी आई है जो टोटल स्टॉक अवेलेबल है कल्चरल लैंड का, और अगर उसकी तुलना हम टोटल रिपोर्टिंग एरिया से करें तो उसके परसेंटेज में बहुत ही मार्जिनल कमी आई है. There has been a greater decline of cultivable land in spite of corresponding decline of cultivable wasteland. बहुत ज्यादा कमी जो आई है वो कल्टिवेबल लैंड में आई है बजाय जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है उसमें कमी आने के. It is clear from the above discussion that the scope for bringing in additional land under net zone area in India is limited. अभी जितना भी हमने डिस्कशन किया इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर हम और एडिशनल लैंड नेट जोन एरिया के अंडर लाना चाहें तो वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, काफी सीमित है ये. देयर इज दस एन अर्जेंट नीड टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज. तो अब हमारी एक बहुत अहम जरूरत बन जाती है कि हम ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करें जिससे कि हम जो है ये ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लैंड बचा सकें. Such technologies can be classified under two heads. अब इस तरह की तकनीक दो heads में divided हैं. Those which raise the yield of any particular crop per unit area of land and those which increase the total output per unit area of land from all crops grown over one agricultural year by increasing land use intensity. एक तरीका है कि जो भी पैदावार हो रही है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की पर यूनिट एरिया लैंड में उसको बढ़ाया जाए, या फिर जो टोटल आउटपुट आ रहा है पर यूनिट एरिया लैंड का, जितनी भी क्रॉप्स एक साल के अंदर उस पर बोई गई हैं उसमें बढ़ोतरी करी जाए, इससे लैंड यूज जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाकर. The advantage of the latter kind of technology is that along with the increasing output from the limited land, it also increases the demand for labor significantly. अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो उसका फायदा ये है इस तकनीक का कि एक तरफ तो जहां आउटपुट बढ़ेगा लिमिटेड लैंड से, वही जो डिमांड है लेबर की उसमें भी बढ़ोतरी होगी. फॉर अ लैंड स्केर्स बट लेबर अबंडेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया, द हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल नॉट ओनली फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स बट ऑल्सो फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनॉमी. हमारे यहाँ जमीन कम है पर लेबर बहुत ज्यादा है कंट्री के अंदर, तो ऐसे में अगर एक बहुत हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए नहीं कि इससे जो है पूरे लैंड रिसोर्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा, बल्कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल इकोनॉमी में उसमें भी काफी हद तक कमी आएगी. अब जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज में GCA अपॉन NSA इंटू 100, ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कैलकुलेट करने का. क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. There are three distinct crop seasons in the northern and interior parts of the country, namely Kharif, Rabi and Zaid. तीन अलग अलग तरीके के क्रॉप सीजन्स होते हैं हमारे नॉर्दर्न या जो इंटीरियर पार्ट्स है कंट्री के वहां पर, खरीफ, राबी और जैद. The Kharif season largely coincides with the southwest monsoon, under which the cultivation of tropical crops such as rice, cotton, jute, ज्वार, बाजरा and तुअर is possible. खरीफ सीजन ज्यादातर उस टाइम पे होता है जब साउथ वेस्ट मानसून होता है. ऐसे में जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं उनकी खेती ज्यादा होती है, जैसे राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा या तुअर. द रबी सीजन बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड्स इन मार्च एंड अप्रैल. रबी की जो खेती है उसकी फसल उसकी शुरुआत जो है समर वो विंटर्स के सीजन में होती है अक्टूबर नवंबर के, और खत्म होती है मार्च अप्रैल तक आते आते.
The low temperature conditions during this season facilitate the cultivation of temperate and subtropical crops such as wheat, gram and mustard. इस टाइम पे जो टेम्परेचर है उसमें कमी आती है, ऐसे में जो कल्टीवेशन है टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स का जैसे व्हीट, ग्राम या मस्टर्ड है, इनको आसानी होती है। Zaid is a short duration summer cropping season beginning after harvesting of rabi crops. जैद की शुरुआत जो है एक बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है समर्स में, और इसकी शुरुआत होती है जब राबी की फसल जो है कट जाती है। The cultivation of watermelons, cucumbers, vegetables and fodder crops during this season is done on irrigated lands. जो सिंचाई वाली जमीन होती है, ऐसे में यहाँ पर वाटरमेलन्स की, क्यूकम्बर हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये जो फॉडर के क्रॉप्स होते हैं, इनकी खेती होती है। However, this type of distinction in the cropping season does not exist in the southern parts of the country. इस तरीके का जो वेरिएशन है क्रॉपिंग सीजन का, ये आपको सदर्न हिस्सों में देखने को नहीं मिलेगा कंट्री के। Here, the temperature is higher enough to grow tropical crops during any period in the year, provided the soil moisture is available. यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आसानी से ट्रॉपिकल क्रॉप्स की फसल बोई जा सकती है किसी भी पीरियड के दौरान साल के अंदर। बस ये है कि जो मिट्टी है उसमें नमी होना जरूरी है। Therefore, in this region, same crops can be grown thrice in an agricultural year, provided there is sufficient soil moisture. इसीलिए इन इलाकों में एक ही तरह की फसल 3 बार बोई जा सकती है एक साल के अंदर। बस ये है कि सॉइल में जो है नमी बराबर मात्रा में होनी चाहिए। Types of farming. On the basis of the main source of moisture for crops, the farming can be classified as irrigated and rain-fed. जो क्रॉप्स के लिए मुख्य सोर्स माना जाता है नमी का, उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं हम फार्मिंग को इरिगेटेड और रेन फेड। देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग एज वेल एज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। एक फर्क है जिस तरीके से इरिगेटेड फार्मिंग करी जाती है, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव्स है इरिगेशन के उनके बीच में, जैसे प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव। The objective of protective irrigation is to protect the crops from adverse effects of soil moisture deficiency, which often means that the irrigation acts as a supplementary source of water over and above the rainfall. जो प्रोटेक्टिव इरिगेशन है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो फसल है उसको बचाना, किससे? जो सॉइल मॉइस्चर में कमी आ गई तो उससे जो बुरा प्रभाव पड़ेगा फसल पे, उससे बचाना। जिसका मतलब क्या हुआ कि इरिगेशन जो है वो एक तरह से एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर का काम करता है अगर रेनफॉल हो भी रही है या उसके अलावा। The strategy of this kind of irrigation is to provide soil moisture to the maximum possible area. पूरी जमीन में जो मिट्टी है उसको नमी पहुंचाने के लिए जहां तक पॉसिबल हो सके इस तरीके का इरिगेशन काम में आता है। Productive irrigation is meant to provide sufficient soil moisture in the cropping season to achieve high productivity. जो प्रोडक्टिव इरिगेशन है उसका मतलब है कि सॉइल मॉइस्चर जो है इतनी मात्रा में प्रोवाइड किया जाए क्रॉपिंग सीजन के टाइम पे ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। In such irrigation, the water input per unit area of cultivated land is higher than the protective irrigation. ऐसे में जो इरिगेशन होता है यानी कि जो वाटर डाला जाता है या वाटर होता है पर यूनिट एरिया जो कल्टीवेटेड लैंड का है वो कहीं ज्यादा होता है प्रोटेक्टिव इरिगेशन के मुकाबले। रेन फेड फार्मिंग इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडिकेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन इनटू ड्राई लैंड एंड वेट लैंड फार्मिंग। अब रेन फेड फार्मिंग क्या है, इसको हम फिर क्लासिफाई कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल है क्रॉपिंग सीजन के टाइम पे, ड्राई लैंड में या वेट लैंड फार्मिंग में। In India, the dryland farming is largely confined to the regions having annual rainfall less than 75 centimeter. Dryland farming ज्यादातर वहां होती है जहां पर उन क्षेत्रों के अंदर जहां रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। These regions grow hardy and drought-resistant crops such as ragi, bajra, moong, gram, and guar, and practice various measures of soil moisture conservation and rainwater harvesting. अब ये जो इलाके हैं ये काफी यहाँ की मिट्टी हार्ड होती है और सूखाग्रस्त इलाके होते हैं, लेकिन ऐसे में जो है जो इनको झेल जाएं ऐसी फसल यहाँ पर बोई जाती है जैसे रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ग्वार। और खास तौर से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाते हैं ताकि जो सॉइल की नमी है उसको कंजर्व किया जा सके और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। In wetland farming, the rainfall is in excess of soil moisture requirement of plants during raining season. अब जहाँ वेटलैंड फार्मिंग है वहाँ रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जितनी मतलब जो सॉइल में नमी चाहिए उससे कहीं ज्यादा होती है रेनी सीजन के अंदर।
Such regions may face flood and soil erosion hazards. अब ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है, मिट्टी जो है वो उस जगह से उखड़ जाती है. These areas grows various water intensive crops such as rice, jute and sugarcane and practice aquaculture in the fresh water bodies. तो ऐसे इलाकों में जो उन फसलों को बोया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे राइस है, जूट है, शुगर केन है, और एक्वाकल्चर प्रैक्टिस करते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं उसके अंदर.